वेलकम टू ज्ञान CS। ये सीरीज़ की हमारी 5वीं वीडियो है। तो चलिए शुरू करते हैं। टपल्स डेटा टाइप। पाइथन में टपल ये डेटा स्ट्रक्चर होता है। टपल ये एलिमेंट्स का सीक्वेंस होता है और इम्यूटेबल अनचेंजेबल होता है। पाइथन में लिस्ट और टपल एक जैसे ही होते हैं, लेकिन लिस्ट के आइटम को चेंज या उसके आइटम डिलीट किए जा सकते हैं और टपल के आइटम्स को चेंज या उसके आइटम डिलीट नहीं किए जा सकते। टपल सिर्फ रीड किया जा सकते हैं। पाइथन में टपल में जो एलिमेंट्स होते हैं उसे आइटम कहते हैं। टपल के हर आइटम को कॉमा से सेपरेट किया जाता है और पूरे आइटम को पैरेंथेसिस के अंदर क्लोज किया जाता है। टपल में मिक्स्ड डेटा टाइप भी इस्तेमाल किए जा सकते हैं। सिंटेक्स दिया, क्रिएटिंग टाइपल इन पाइथन। टपल के आखिरी में सेमीकोलन दें या ना दें, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जैसे एग्जांपल दिया, टपल 1 = 1 2 3 4 5 ब्रैकेट बंद कर दिया गया है। फिर टपल 2 = टपल 3 = आपका यहाँ पर ही एग्जांपल दिया हुआ है। टपल विदाउट पैरेंथेसिस। टपल बिना पैरेंथेसिस के भी हो सकते हैं, जैसे कि यहाँ दिया है टपल = HELLO। प्रिंट टाइप टपल, अगर उसको रन कराएंगे इस कोड को तो आउटपुट इस तरह क्लास टपल आएगा। टपल पॉजिटिव इंडेक्सिंग। हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में इंडेक्स की शुरुआत 0 से होती है, उसी तरह से पाइथन में टपल के पहले आइटम का इंडेक्स 0 होता है। जैसे कि लिखा है str टपल = पैरेंथेसिस में डबल कोड में इस तरह लिखा हुआ है। str टपल का एग्जांपल है आइटम नंबर, आइटम 1, आइटम 2, आइटम 3, आइटम 4, इंडेक्सिंग 0 1 2 3 4, आइटम्स HELLO। टपल नेगेटिव इंडेक्सिंग। पाइथन में टपल के आखिरी में इंडेक्स -1 से शुरू होता है। जैसे कि लिखा है str टपल = HELLO। str टपल आइटम नंबर, आइटम 1, आइटम 2, आइटम 3, आइटम 4, आइटम 5, इंडेक्स -5 -4 -3 -2 -1, आइटम HELLO। एक्सेसिंग टपल। इंडेक्स से टपल के आइटम को एक्सेस किया जा सकता है। सिंटेक्स टपल इंडेक्स सोर्स कोड। जैसे कि ये दिया हुआ टपल, ये सोर्स कोड है, इसको अगर एग्जीक्यूट करेंगे तो आपका आउटपुट इस तरह से आएगा। टपल = 1, 2 H 2.8 लिखा है। प्रिंट टपल 0 1 2 3, तो ये 0 हो गया, 1 हो गया, 2 होगा और ये आपका 3 हो जाएगा। तो आपका आउटपुट इस रहेगा 1 2 H 2.8। चाहे तो इसको आप एग्जीक्यूट करके देख लीजिए। यहाँ पे तो Ctrl+C करिए, Ctrl+A, Ctrl+V, Ctrl+S और F5, तो देखिए आंसर वही आ गया जो आपका यहाँ पे दिया हुआ था। इनवैलिड इंडेक्सिंग। अगर इनवैलिड इंडेक्स दिया जाता है तो इंडेक्स एरर का एक्सेप्शन आ जाता है। सोर्स कोड अगर आपने इस तरह से लिखा है इनवैलिड और रन कराएंगे आउटपुट तो आपको इस तरह से आएगा, ये आएगा आउटपुट। इसको करके देख लीजिएगा। अब तो आप समझ ही गए होंगे कैसे हम प्रोग्राम को पाइथन में एग्जीक्यूट करते हैं, कोड कैसे कॉपी पेस्ट करते हैं, लिखते हैं। क्योंकि हर कोड को हम लिख के कराएंगे तो हमारी वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। एक्सेसिंग नेस्टेड टपल। देखिए नेस्टेड टपल इस तरह लिखा जाता है। इसका आउटपुट इस तरह से आएगा, R और U आएगा। ये कोड लिखेंगे तो रन कराएंगे तो आपका RU आएगा इस तरीके से। चलिए इसको देख लीजिए यहाँ से। देखिए RU आंसर आ गया। तो मैंने ये बताया था कि आपका ये आउटपुट आएगा। टपल कैन नॉट चेंज बट रीअसाइन। टपल को चेंज नहीं कर सकते हैं लेकिन उसे रीअसाइन किया सकता है। जैसे कि आप यहाँ एग्जांपल में देख रहे हैं, ये देखिए। डिलीटिंग टपल। डेल ऑपरेटर से पूरा टपल डिलीट किया सकता है, लेकिन टपल के एक एक आइटम को डिलीट नहीं किया सकता है। इससे पूरा डिलीट करते हैं मगर एक एक आइटम को डिलीट नहीं कर सकते हैं, जैसा कि यहाँ पे दिया हुआ एग्जांपल में। आप इसको देख लीजिए। इसको एग्जीक्यूट कराएंगे तो आपका आउटपुट इस तरह से आएगा। कन्वर्ट टपल टू सब टपल और टपल स्लाइसिंग। कोलन के लेफ्ट में सब टपल कहाँ से स्टार्ट करना है और कोलन के राइट में कहाँ पर एंड करना है वो दिया जाता है। स्लाइसिंग के लिए कोलन को स्लाइसिंग ऑपरेटर कहा जाता है, जैसा कि नीचे एग्जांपल में दिया हुआ है। इस तरह से सिंटेक्स दिया हुआ है, टपल स्टार्ट कोलन एंड। सोर्स कोड आपका ये दिया हुआ है। अगर आप ये एग्जीक्यूट करोगे तो आपका आउटपुट इस तरह आएगा। जैसा कि अभी हमने इससे पहले बताया है वही चीज़ है, ये दोबारा रिपीट हो रहा है यहाँ पे।
अगर कोलन के लेफ्ट साइड का इंडेक्स इनवैलिड होता है तो ब्लैंक टपल रिटर्न होता है, और कोलन के राइट साइड का इंडेक्स इनवैलिड होता है तो टपल के लेफ्ट इंडेक्स से आखिरी तक इंडेक्स रिटर्न होता है। अगर दोनों ही इनवैलिड इंडेक्स होते हैं तो ब्लैंक आउटपुट रिटर्न होता है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे दिया हुआ है चेकिंग लेंथ टपल आइटम, इसको रन कराएंगे तो आपका आउटपुट इस तरह से आएगा, 4 आएगा। टपल कॉन्केटिनेशन जोड़ने के लिए टपल इक्वल टू 1, 2, h, 2.5 प्लस हेलो ये दिया हुआ है, इसको एग्जीक्यूट करें तो आउटपुट आपका इस तरह से आएगा। तो चाहे तो करके देख सकते हैं, नहीं तो आप करके देख लीजिएगा। टपल रिपीटिशन, इसका कोड आपका ये है। इटरेशन टपल आइटम यूजिंग फॉर लूप के जरिए है। अगर इसको हम ये कोड लिखते हैं और एग्जीक्यूट कराएंगे तो आपको आउटपुट इस तरह से आएगा, ये दिया हुआ है, ये आउटपुट आपका आएगा। अब आता है टपल फंक्शन इन पाइथन। टपल फंक्शन डिस्क्रिप्शन, अभी फंक्शन है आल, सीक्वेंस के सभी आइटम ट्रू होते हैं तो ये ट्रू रिटर्न करता है। एनी, सीक्वेंस का एक या सभी आइटम ट्रू होते हैं तो ये ट्रू रिटर्न करता है। इनुमरेट, दिए गए स्टार्ट से इंडेक्स और उसकी वैल्यू की पेयर रिटर्न करता है। लेन, दिए गए टपल की लेंथ नंबर में रिटर्न करता है। मैक्स, दिए गए टपल के से मैक्स वैल्यू को रिटर्न करता है। मिन, दिए गए टपल से मिनिमम वैल्यू को रिटर्न करता है। सॉर्टेड, दिए गए सीक्वेंस को सॉर्ट करके रिटर्न करता है। सम, दिए गए सीक्वेंस के आइटम को ऐड करके उनका सम रिटर्न करता है। टपल, सीक्वेंस को टपल में कन्वर्ट करता है। डिक्शनरी डेटा टाइप, जैसे PHP और जावास्क्रिप्ट में एसोसिएटिव एरे का इस्तेमाल किया जाता है वैसे ही पाइथन में डिक्शनरी इस अलग नाम से इस्तेमाल किया जाता है। डिक्शनरी हैशेस की तरह होती है। डिक्शनरी में की और वैल्यू की पेयर्स होती है। डिक्शनरी में की और वैल्यू को कोलन से सेपरेट किया जाता है और की वैल्यू की पेयर को कामा से सेपरेट किया जाता है। डिक्शनरी म्यूटेबल, चेंजेबल होता है, लेकिन डिक्शनरी में वैल्यू चेंज हो सकती है और मेथड पॉप के जरिए की चेंज की जा सकती है, लेकिन डुप्लीकेट की दी जा सकती है। क्रिएटिंग डिक्शनरी, डिक्शनरी की कीज़ को वैल्यू और करली ब्रेस के अंदर लिखा जाता है, जैसा कि यहाँ लिख रहे हैं, देख रहे हैं DIC इक्वल टू करली ब्रेस नेम 1 कोलन राकेश कामा नेम 2 कोलन रमेश कामा नेम 3 कोलन कमलेश, और डिक्शनरी 2 अगर लिखना चाहते हैं यहाँ पर तो एग्जांपल दिया हुआ है। एक्सेसिंग वैल्यू डिक्शनरी इन पाइथन, लिस्ट और टपल में वैल्यू को एक्सेस करने के लिए उनकी इंडेक्स का इस्तेमाल किया जाता है। वैसे ही डिक्शनरी की वैल्यू को एक्सेस करना हो तो उनकी स्क्वायर ब्रैकेट्स में की का इस्तेमाल किया जाता है, जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं। अगर आप ऐसे लिखेंगे सोर्स कोड को तो आउटपुट इस तरह से आएगा। चलिए इसको चेक कर लेते हैं एक बार रन करा करके। Ctrl A, Ctrl V, Ctrl S, F5, तो देखिए आपका आंसर यहाँ पर आ गया, जैसा कि यहाँ पे दिया हुआ आउटपुट आएगा। अगर इनवैलिड की इस्तेमाल की जाती है तो की एरर एक्सेप्शन आ जाता है। सोर्स कोड आपका ये दिया हुआ है, अगर इसको हम एग्जीक्यूट करेंगे तो आपका आउटपुट इस तरह आएगा, की एरर नेम 4 इस तरह आएगा। चेंज डिक्शनरी वैल्यू पाइथन, असाइनमेंट ऑपरेटर स्क्वायर ब्रैकेट में की मदद से डिक्शनरी की वैल्यू को चेंज किया जा सकता है। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, अगर आप ये सोर्स कोड लिखेंगे रन कराएं तो आपका आउटपुट ये आएगा। चेंज डिक्शनरी कीज़ इन पाइथन, पॉप मेथड से डिक्शनरी कीज़ को चेंज किया सकता है। पॉप मेथड से नेम 1 कीज़ को रिमूव करके दूसरी जगह पर नेम 4 इस की को ऐड किया सकता है, जैसा कि आप सोर्स कोड में देख रहे हैं। अगर आप ये सोर्स कोड लिखेंगे तो आपका आउटपुट इस तरह से आएगा। ठीक है। ऐड डिक्शनरी एलिमेंट इन पाइथन, डिक्शनरी में एलिमेंट ऐड करने के लिए स्क्वायर ब्रैकेट में यूनिक की नेम और उसकी वैल्यू दी जाती है, जैसा कि एग्जांपल दिया है। अगर आप ऐसे लिखेंगे तो इसका आउटपुट ये आएगा। अब इसको रन करा के देख लीजिएगा। डिलीट डिक्शनरी एलिमेंट पाइथन, डिक्शनरी में एलिमेंट को डिलीट करने के लिए डेल ऑपरेटर का इस्तेमाल किया जाता है, जिसका सोर्स कोड ये है। अगर आप इस तरह से को लिखोगे तो इसका आउटपुट ये आएगा। आप इसे करके देख लीजिएगा। डिक्शनरी फंक्शन इन पाइथन, डिक्शनरी फंक्शन डिस्क्रिप्शन, जैसा कि इससे पहले बता चुके हैं वही रिपीट हो रहा। आल का क्या बताया था, एनी का बताया था, सब कुछ वही दिया हुआ है, बस इसमें एक नया आ गया है str, डिक्शनरी को स्ट्रिंग में कन्वर्ट करने के लिए रिटर्न करता है। और यहाँ पे DIC लिखा हुआ DICT, इसका इस्तेमाल नए ढंग से डिक्शनरी को क्रिएट करने के लिए किया जाता है। तो जैसे हमने पहले बताया था फंक्शन, वैसे इसमें भी है, वही चीज़ रिपीट हुई दोबारा। अब आता है डिक्शनरी मेथड इन पाइथन, डिक्शनरी मेथड डिस्क्रिप्शन। देखिए क्लियर के लिए क्या डिक्शनरी को क्लियर करता है। कॉपी फंक्शन क्या करता है, डिक्शनरी को कॉपी करके रिटर्न करता है।
फ्रॉम कीज़ दिए हुए सीक्वेंस के आइटम को डिक्शनरी के कीज़ के रूप में रिटर्न करता है। गेट फंक्शन दिए गए कीज़ की वैल्यू को रिटर्न करता है। हैश की दी हुई कीज़ डिक्शनरी पर है या नहीं ये बुलियन वैल्यू में रिटर्न करता है। आइटम्स कीज़ वैल्यू इस नए प्रकार से डिक्शनरी को रिटर्न करता है। कीज़ डिक्शनरी के सिर्फ कीज़ को रिटर्न करता है। पॉप दिए गए कीज़ को रिमूव करके उसकी वैल्यू रिटर्न की जाती है। अगर दी हुई की नहीं मिल जाती तो सेट की हुई डिफ़ॉल्ट वैल्यू की जाती है। पॉप आइटम दिए गए डिक्शनरी को लास्ट आइटम को रिमूव करके की वैल्यू रिटर्न करता है। सेट डिफ़ॉल्ट दी हुई की एग्जिस्ट होती है तो उसकी वैल्यू रिटर्न की जाती है। अगर की नहीं होती तो सेट की हुई डिफ़ॉल्ट वैल्यू को रिटर्न किया जाता है। अपडेट ओल्ड डिक्शनरी को अपडेट करके अपडेट हुई डिक्शनरी को रिटर्न करता है। वैल्यूज़ डिक्शनरी के सिर्फ कीज़ की वैल्यूज़ को रिटर्न करता है। सेट डेटा टाइप पाइथन में सेट डेटा टाइप में एलिमेंट का सेट होता है। पाइथन में सेट डेटा टाइप ये सबसे अलग हैश ऑब्जेक्ट है। पाइथन के सेट में एलिमेंट के रूप में नंबर, लेटर्स या वर्ड हो सकते हैं। पाइथन के सेट में हर एक एलिमेंट नया होता है और इन नए एलिमेंट को चेंज नहीं किया सकता। सेट में दिए हुए एलिमेंट्स इम्यूटेबल होते हैं, लेकिन किसी मेथड के साथ सेट के एलिमेंट को ऐड या रिमूव किया जा सकता है। सेट ये इंसर्शन, यूनियन, डिफरेंस और सिंबॉलिक डिफरेंस जैसे मैथमेटिकल ऑपरेशन करता है। टाइप ऑफ सेट सेट के दो प्रकार होते हैं। पहला सेट, दूसरा फ्रोजन सेट। सेट क्रिएटिंग सेट सेट के एलिमेंट को करली ब्रेस के अंदर लिखा जाता है और हर एक एलिमेंट को कामा से सेपरेट किया जाता है, जैसा कि आप नीचे एग्जांपल देख रहे हैं। अगर आप इसको ऐसे लिख सकते हैं। मिक्स्ड डेटा टाइप सेट ये म्यूटेबल आइटम को सपोर्ट नहीं करता है। सेट में 1, 2 ये म्यूटेबल आइटम हैं, जैसे कि यहाँ दिया हुआ एग्जांपल ये लिखेंगे तो आपका आउटपुट ये आएगा। सेट में टपल का इस्तेमाल किया जा सकता है क्योंकि सेट और टपल ये इम्यूटेबल होते हैं, जैसा कि आपका एग्जांपल ये दिया हुआ है यहाँ पे। एम्प्टी सेट के एलिमेंट को करली ब्रेस में लिखा जाता है, लेकिन अगर एम्प्टी करली ब्रेस का इस्तेमाल किया जाता है तो वो डिक्शनरी टाइप हो जाता है। एम्प्टी सेट के लिए एम्प्टी सेट फंक्शन को देना पड़ता है, जैसे कि एग्जांपल दिया सेट 1 = इस तरह से आउटपुट आपका ये आएगा यहाँ पे। रिमूविंग डुप्लीकेट एलिमेंट सेट डुप्लीकेट एलिमेंट को रिमूव कर देता है, जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं। अगर ये लिखेंगे तो आपका आउटपुट इस तरह से आएगा। ट्राई टू चेंजिंग सेट एलिमेंट सेट में एलिमेंट की वैल्यू इंडेक्स से चेंज नहीं की जा सकती। सेट ये इंडेक्सिंग को सपोर्ट नहीं करता है, जैसे यहाँ पे एग्जांपल दिया हुआ है। आप इस तरह इसको लिख सकते हैं। एडिंग एलिमेंट यूजिंग ऐड मेथड टू सेट अगर सेट पर एलिमेंट को ऐड करना हो तो ऐड फंक्शन मेथड का इस्तेमाल किया जा सकता है। फॉर एग्जांपल आपका ये है। अगर इस तरह कोड लिखेंगे तो आपका आउटपुट इस तरह से आएगा। रिमूविंग एलिमेंट यूजिंग रिमूव मेथड फ्रॉम सेट अगर सेट से एक एलिमेंट रिमूव करना हो तो रिमूव मेथड का इस्तेमाल किया जाता है। फॉर एग्जांपल इस तरीके से ये देखिए, इस तरह से आप कोड लिखेंगे तो आप आउटपुट इस तरह से आएगा। ये आउटपुट आएगा। अब आता है रिमूविंग ऑल एलिमेंट यूजिंग क्लियर मेथड फ्रॉम सेट में से सभी एलिमेंट रिमूव करने के लिए क्लियर मेथड का इस्तेमाल किया जाता है। फॉर एग्जांपल आपका ये दिया हुआ है, जिसका आउटपुट ये आएगा। इटरेटिंग ओवर ए सेट हर एलिमेंट को इटरेट थ्रो प्रिंट करने के लिए फॉर इन लूप का इस्तेमाल किया जाता है। फॉर एग्जांपल आपका ये दिया हुआ है। आंसर आपका ये आएगा रन कराएंगे तो, इस तरह देंगे तो सेट के साथ। सेट फंक्शन इन पाइथन देखिए, ये चीज़ें तो हम पहले बार बता चुके हैं, वही चीज़ें हैं। अब नीचे एक आता है इन्यूमरेट दिए गए स्टार्ट से इंडेक्स और उसकी वैल्यू को पेयर रिटर्न करता है। तो ये भी पहले बता चुके हैं, फिर रिपीट हो रहा है। लेन भी रिपीट हो रहा है, सॉर्टेड सम भी हो रहा है, जो ये कई बार आया है, तो इसको बार बताने की जरूरत नहीं। अब यहाँ पे आता है सेट मेथड इन पाइथन, इसमें ऐड फंक्शन है। इस मेथड इस्तेमाल सेट पर एलिमेंट ऐड करने के लिए किया जाता है। क्लियर दिए हुए सेट को क्लियर करता है। कॉपी दिए हुए सेट को कॉपी करता है। डिफरेंस दिए हुए दो सेट का डिफरेंस अपडेट करके रिटर्न करता है। डिफरेंस अंडरस्कोर अपडेट दिए हुए दो सेट का डिफरेंस अपडेट करता है। डिस्कार्ड दिए हुए सेट में से दिए हुए एलिमेंट को रिमूव करता है। इंसर्शन दिए हुए सेट से जैसे एलिमेंट को सेट में रिटर्न करता है। इंसर्शन अपडेट इस मेथड का इस्तेमाल दिए हुए सेट से एक जैसे एलिमेंट को
ढूंढने के लिए किया जाता है। डिजिटल ज्वाइंट, अगर दिए हुए दो सेट पूरे अलग होते हैं तो ट्रू रिटर्न किया जाता है। इस सबसेट, अगर एक सेट का सबसेट दूसरे सेट होता है तो ट्रू रिटर्न करता है। इज अपर सेट, अगर दिया हुआ मुख्य सेट दिए हुए सेट का सुपर सेट होता है तो ट्रू रिटर्न करता है। पॉप, रैंडम एलिमेंट को रिमूव करके रिटर्न करता है। रिमूव, इस मेथड का इस्तेमाल सेट से एलिमेंट रिमूव करने के लिए किया जाता है। सिमेट्रिक डिफरेंसेस, दिए हुए दो सेट से भिन्न एलिमेंट को सेट में रिटर्न किया जाता है। सिमेट्रिक डिफरेंस अपडेट, दिए हुए दो सेट से विभिन्न एलिमेंट को ढूंढा जाता है। यूनियन, दिए गए सेट को इकट्ठा करके सेट को रिटर्न किया जाता है। अपडेट, इस मेथड का इस्तेमाल सेट को अपडेट करने के लिए किया जाता है। अब आता फंक्शन। पाइथन फंक्शन, ये स्टेटमेंट एक समूह होता है। हर एक प्रोग्राम में एक फंक्शन तो होता ही है। जहाँ पर फंक्शन की स्टेटमेंट की ज़रूरत होती है वहाँ पर फंक्शन को कॉल किया जाता है। पाइथन फंक्शन एडवांटेज, फंक्शन में लिखा हुआ कोड बार बार लिखना नहीं पड़ता। बड़े प्रोग्राम को छोटे छोटे फंक्शन में विभाजित किया जा सकता है। फंक्शन प्रोग्रामर का समय, प्रोग्राम की स्पेस और मेमोरी बचाता है। अगर प्रोग्राम में कहाँ पर एरर आ जाए तो उसे आसानी से निकाला जा सकता है। जहाँ पर ज़रूरत हो वहाँ पर फंक्शन को बार बार कॉल किया जा सकता है। टाइप ऑफ फंक्शन, नंबर 1 इनबिल्ट प्रीडिफाइंड फंक्शन, नंबर 2 यूज़र डिफाइंड फंक्शन। दो तरह फंक्शन होते हैं, इनबिल्ट और यूज़र डिफाइंड। नंबर 1 इनबिल्ट प्रीडिफाइंड फंक्शन, पाइथन में अभी तक प्रिंट नामक फंक्शन बहुत ही बार इस्तेमाल किया जाता है। प्रिंट फंक्शन ये पाइथन में इनबिल्ट फंक्शन है। यूज़र डिफाइंड फंक्शन, पाइथन यूज़र डिफाइंड फंक्शन में दो प्रकार पढ़ते हैं, फंक्शन डिफिनीशन, फंक्शन कॉल। फंक्शन डेफिनेशन, सिंटेक्स फॉर फंक्शन डेफिनेशन ये दिया हुआ है यहाँ पे। डिफाइंड फंक्शन नेम, पैरामीटर्स, फंक्शन डॉक स्ट्रिंग, फंक्शन बॉडी, रिटर्न स्टेटमेंट। डिफाइंड फंक्शन में फंक्शन को क्रिएट करना हो तो शुरुआत में def कीवर्ड का इस्तेमाल किया जाता है। फंक्शन नेम, def कीवर्ड के बाद फंक्शन का नाम दिया जाता है। हर फंक्शन का नाम उसके स्टेटमेंट से रिलेटेड हो तो अच्छा होता है। पैरामीटर्स ऑप्शनल होते हैं, पैरेंथेसिस नहीं होते। फंक्शन के नाम के बाद पैरेंथेसिस दिया जाता है। उन पैरामीटर्स में एक या एक से ज़्यादा पैरामीटर्स दिए सकते हैं। पैरामीटर्स ऑप्शनल होते हैं। पैरेंथेसिस के बाद कोलन देना अनिवार्य होता है। कोलन देने के बाद पाइथन इंटरप्रेटर द्वारा ऑटोमेटिक कोड इंडेंट होता है। फंक्शन डॉक स्ट्रिंग ऑप्शनल, यहाँ पर डॉक्यूमेंटेशन स्ट्रिंग दिया जाता है। फंक्शन बॉडी ऑप्शनल, ये फंक्शन की बॉडी होती है जिसमें कुछ लोकल वेरिएबल और स्टेटमेंट हो सकते हैं। बॉडी में दिए हुए वेरिएबल को ग्लोबल भी बनाया जा सकता है। रिटर्न स्टेटमेंट ऑप्शनल, ये रिटर्न स्टेटमेंट होता है। रिटर्न स्टेटमेंट के लिए रिटर्न कीवर्ड का इस्तेमाल किया जाता है। ये स्टेटमेंट से फंक्शन एंड होता है। अगर रिटर्न स्टेटमेंट नहीं दिया जाता तो डिफ़ॉल्ट नन रिटर्न होता है। एग्जाम्पल फॉर फंक्शन डेफिनेशन, सोर्स कोड आपका ये दिया हुआ है, आप इसको एग्जीक्यूट करके देख लीजिएगा। एग्जाम्पल पर फंक्शन, ये फंक्शन का नाम है। उसके बाद पैरेंथेसिस में PARM पैराम नाम का एक पैरामीटर और पैरेंथेसिस के बाद कोलन दिया गया है। फंक्शन के इंडेंट कोड में पहले डॉक स्ट्रिंग दी गई है, उसके बाद फंक्शन की बॉडी में क्लास एट्रीब्यूट की मदद से डॉक स्ट्रिंग को प्रिंट किया गया है और आखिर में रिटर्न स्टेटमेंट में पैराम इस पैरामीटर को प्रिंट किया गया है। फंक्शन कॉल, फंक्शन के कॉल में सिर्फ फंक्शन का नाम और अगर फंक्शन को पैरामीटर्स हो तो पैरामीटर की वैल्यू दी जाती है, जबकि फंक्शन को कॉल नहीं किया जाता, जबकि फंक्शन का कोड एग्जीक्यूट नहीं होता है। एग्जाम्पल फॉर फंक्शन कॉल, ये आपका एग्जाम्पल है, आप इसको एग्जीक्यूट करके देखेंगे तो आपका आंसर ये आएगा। पाइथन में जब फंक्शन को कॉल करके जिस डेटा टाइप की वैल्यू एज ए आर्गुमेंट दी जाती है तब उसका डाटा टाइप डिसाइड हो जाता है, जिसका सोर्स कोड आपका यहाँ दिया हुआ है। अगर आप ये कोड लिखेंगे तो आपका आउटपुट इस तरह से आएगा, इसको देख लीजिएगा आप। फंक्शन आर्गुमेंट में इन पाइथन में 4 प्रकार के फंक्शन पैरामीटर होते हैं। नंबर 1 डिफ़ॉल्ट आर्गुमेंट, नंबर 2 रिक्वायर आर्गुमेंट, नंबर 3 कीवर्ड आर्गुमेंट, नंबर 4 वेरिएबल नंबर ऑफ आर्गुमेंट। डिफ़ॉल्ट आर्गुमेंट में डेफिनेशन पर आर्गुमेंट के लिए डिफ़ॉल्ट वैल्यू इज इक्वल टू असाइनमेंट ऑपरेटर से सेट की जाती है। फंक्शन कॉल पर जब
डेफिनेशन पर असाइन किया हुआ आर्गुमेंट नहीं दिया जाता तो डिफ़ॉल्ट वैल्यू पास की जाती है, जिसका सोर्स कोड आपका ये दिया हुआ है। इसको एग्जीक्यूट कराएंगे तो आपका आउटपुट ये आएगा। नंबर 2, रिक्वायर्ड आर्गुमेंट। रिक्वायर्ड आर्गुमेंट में फंक्शन कॉल पर आर्गुमेंट देना अनिवार्य होता है। जब फंक्शन डेफिनेशन पर आर्गुमेंट दिया जाता है तब उसे फंक्शन कॉल पर उसकी वैल्यू देना रिक्वायर्ड होता है, जिसका सोर्स कोड आपका ये दिया हुआ है। इसको एग्जीक्यूट करेंगे तो आप आउटपुट इस तरह से आएगा। इसे आप करके देख लीजिएगा। अगर फंक्शन कॉल पर आर्गुमेंट दिया नहीं जाता तो टाइप एरर का एक्सेप्शन आ जाता है, जिसका सोर्स कोड ये है। अगर आप इसको एग्जीक्यूट कराएंगे तो इस तरह से एरर भी आएगा इसमें ये, ठीक है। अगर फंक्शन पर 2 आर्गुमेंट हैं, अगर कॉल करते वक्त एक ही आर्गुमेंट वैल्यू दी जाती है तो तब भी टाइप एरर एक्सेप्शन आ जाता है, जैसा कि आप यहाँ पे एग्जांपल देख रहे हैं। अगर आप इस कोड को रन कराएंगे तो आउटपुट इस तरह से आएगा, एरर आएगा। नंबर 3, कीवर्ड आर्गुमेंट। अब तक फंक्शन पर पोजिशनल आर्गुमेंट का इस्तेमाल किया गया है। पोजिशनल आर्गुमेंट ये नॉर्मल पैरामीटर्स होते हैं। पोजिशनल आर्गुमेंट में जब वैल्यू दी जाती है तब उसकी पोजीशन की हिसाब से कॉल पर वैल्यू असाइन की जाती है। कीवर्ड असाइनमेंट फंक्शन कॉल पर दिया जाता है। कीवर्ड आर्गुमेंट की मदद से आर्गुमेंट की पोजीशन को बदला जा सकता है, जिसका सोर्स कोड आपका ये दिया हुआ है। अगर आप ये सोर्स कोड लिखेंगे तो इसका आउटपुट ये आपको मिलेगा, प्रोग्राम में ये आएगा ये चीज़। नंबर 4, वेरिएबल नंबर ऑफ आर्गुमेंट। किसी वक्त पर पता नहीं होता कि फंक्शन पर कितने आर्गुमेंट पास करने हैं। ऐसे वक्त पर नंबर ऑफ आर्गुमेंट का महत्व काफ़ी बढ़ जाता है। जब नंबर ऑफ आर्गुमेंट का इस्तेमाल करना हो तो फंक्शन के डेफिनेशन पर आर्गुमेंट से पहले एस्ट्रिक का इस्तेमाल किया जाता है। फंक्शन डेफिनेशन पर दिया हुआ आर्गुमेंट टपल जैसा होता है, जिसका सोर्स कोड आप ये दिया हुआ है यहाँ पर। आप इस तरह से प्रोग्राम को लिखेंगे और एग्जीक्यूट करेंगे तो आपका आउटपुट ये इस तरह से आएगा। एनोनिमस और लांबा फंक्शन। जब नॉर्मल फंक्शन क्रिएट किया जाता है तब फंक्शन को विशिष्ट नाम दिया जाता है, लेकिन एनोनिमस या लांबा फंक्शन का कोई नाम नहीं होता। नॉर्मल फंक्शन के लिए डीएफ कीवर्ड का इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन एनोनिमस लांबा फंक्शन के लिए लांबा कीवर्ड का इस्तेमाल किया जाता है। ये फंक्शन काफ़ी छोटा होता है। सिंटैक्स फॉर एनोनिमस ऑब्लिक लांबा फंक्शन। लांबा आर्गुमेंट 1 कामा आर्गुमेंट 2 आर्गुमेंट n एक्सेप्शन। आर्गुमेंट 1 कामा आर्गुमेंट 2 कामा आर्गुमेंट n। लांबा फंक्शन में एक या एक से ज़्यादा आर्गुमेंट हो सकते हैं। एक्सेप्शन। लांबा फंक्शन में एक ही एक्सेप्शन होता है। एक्सेप्शन रिटर्न भी होता है। एक्सेप्शन पर एनोनी नाम के फंक्शन ऑब्जेक्ट पर एनोनिमस फंक्शन को असाइन किया गया है। उसके बाद फंक्शन ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल फंक्शन के रूप में कॉल करके और आर्गुमेंट पर वैल्यूज़ पास की गई है, जिसका सोर्स कोड आपके सामने ये दिया हुआ है। अगर ये लिखेंगे तो आपका आंसर इस तरह से आएगा, फॉल्स एंड ट्रू। अनदर एग्जांपल फॉर एनोनिमस ऑब्लिक लांबा फंक्शन, इसका सोर्स कोड ये है। अगर आप ये लिखेंगे तो इसका आउटपुट ये आएगा। अनदर एग्जांपल फॉर एनोनिमस ऑब्लिक लांबा फंक्शन, सोर्स कोड आपका इसका ये है। ये लिखेंगे तो इसका आउटपुट क्या आएगा आप देख सकते हैं। डेट एंड टाइम। हर एक प्रोग्राम लैंग्वेज में डेट और टाइम का कॉन्सेप्ट होता है। पाइथन में भी डेट और टाइम का कॉन्सेप्ट होता है। डेट और टाइम के लिए कुछ मॉड्यूल्स को इंपोर्ट करना पड़ता है, जैसा वैसे ही कुछ मॉड्यूल नीचे दिए गए हैं। टाइम मॉड्यूल, डेट टाइम मॉड्यूल, कैलेंडर मॉड्यूल। टाइम मॉड्यूल से बहुत सारे डेट और टाइम से रिलेटेड फंक्शन, क्लासेस और कंटेंट होते हैं। डेट टाइम मॉड्यूल में भी कांस्टेंट क्लासेस डेट और टाइम से रिलेटेड होते हैं। ये मॉड्यूल डेट और टाइम के साथ काम करने के लिए ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में बनाया गया है। कैलेंडर मॉड्यूल में कैलेंडर से रिलेटेड कुछ फंक्शन और क्लासेस होते हैं। टेक्स्ट टाइम स्टैम्प इन पाइथन 12.00 AM जनवरी 1 1970 से अब तक के बीते हुए सेकंड को टिक कहते हैं। पाइथन में 12.00 AM जनवरी 1 1970 से अब तक के बीते हुए सेकंड को रिटर्न करने के लिए टाइम मॉड्यूल में टाइम फंक्शन ये फंक्शन होता है। ये टाइम फंक्शन बीते हुए सेकंड को फ्लोटिंग पॉइंट नंबर में रिटर्न करता है। फॉर एग्जांपल इंपोर्ट टाइम प्रिंट आपका जो दिया हुआ है ये आउटपुट इस तरह प्रिंट करेगा जब इसको रन कराएंगे तो। व्हाट इज
इपोच इन पाइथन। इपोच ये हमेशा 12.00 AM जनवरी 1970 होता है। पाइथन में टाइम मॉड्यूल के GM टाइम इस फंक्शन से इपोच को रिटर्न किया जाता है। इंपोर्ट टाइम प्रिंट आप ये करेंगे सोर्स कोड तो आपका आउटपुट इस तरह से आएगा, ये आएगा। टाइम मॉड्यूल इन पाइथन। टाइम मॉड्यूल में डेट और टाइम से रिलेटेड कुछ फंक्शन और कांस्टेंट होते हैं। टाइम मॉड्यूल में कुछ क्लासेस C या C++ में बने हैं। नीचे दिए हुए एग्जांपल में GM टाइम फंक्शन से C या C++ में बने हुए struct टाइम इस ऑब्जेक्ट को रिटर्न किया गया है। इंपोर्ट टाइम, प्रिंट टाइम, लोकल टाइम, अगर आप ये लिखते हैं तो इसका आउटपुट ये इस तरह से आएगा, ये जो दिया हुआ है। struct टाइम स्ट्रक्चर में कुछ एट्रीब्यूट होते हैं। इंडेक्स 0 एट्रीब्यूट, tm_year, ईयर इन 4 डिजिट, फॉर एग्जांपल 2020। इंडेक्स 1 tm_month 1 to 12 months। इंडेक्स 2 tm_mday 1 to 28, 29, 30, 31 days। इंडेक्स 3 tm_hour 0 to 23 hour। 4 tm_0 to 59 minutes। 5 tm_second something something। 6 tm_w day week day। 7 number tm_y day year day। tm_is digits daily light saving time। हाउ टू गेट करंट डेट एंड टाइम यूजिंग टाइम मॉड्यूल। एग्जाम्पल पर लोकेशन द्वारा करंट टाइम को डिस्प्ले किया गया है, लेकिन इस रिटर्न हुए टाइम को आसानी से पढ़ा जा सकता है। सोर्स कोड आपका ये दिया है, अगर आप ये लिखते हैं तो आपका आउटपुट इस तरह से आएगा। गेटिंग करेंट डेट एंड टाइम रीडेबल फॉर्मेट यूजिंग टाइम मॉड्यूल। रीडेबल फॉर्मेट में करंट टाइम को रिटर्न करना हो तो ASC टाइम फंक्शन का इस्तेमाल किया जाता है। इंपोर्ट टाइम प्रिंट टाइम डॉट SC टाइम, इसका आंसर आपका ये आएगा। इंपोर्ट एट्रीब्यूट ऑफ टाइम। टाइम मॉड्यूल एट्रीब्यूट अल्ट जोन डिस्क्रिप्शन ये लोकल DST टाइम जोन का ऑफसेट सेकंड में रिटर्न करता है। डे लाइट अगर DST टाइम जोन डिफाइन होता है तो यहाँ पर नॉन ज़ीरो वैल्यू होती है। टाइम जोन लोकल नॉन DST टाइम जोन का ऑफसेट सेकंड में रिटर्न करता है। TZ नेम लोकल नॉन DST टाइम जोन और लोकल DST टाइम जोन के साथ या उसके बिना टपल में रिटर्न होता है। इंपोर्ट फंक्शन ऑफ टाइम मॉड्यूल। टाइम मॉड्यूल फंक्शन ASC टाइम दिए हुए टाइम टपल या GM टाइम या लोकल टाइम से रिटर्न होने वाले struct टाइम को स्ट्रिंग में कन्वर्ट करके रिटर्न करता है। C टाइम इपोक लोकल टाइम जनवरी 1 05 30 00 970 और दिए हुए सेकंड उसमें ऐड करके उस टाइम को स्ट्रिंग में रिटर्न करता है। GM टाइम ऐप को GM टाइम जनवरी 1 00 00 1970 और दिए गए सेकंड उसमें ऐड करके उस टाइम को struct टाइम में रिटर्न किया जाता है। लोकल टाइम इपोक लोकल टाइम जनवरी 1 05 30 0 1970 और दिए गए सेकंड उसमें ऐड करके उस टाइम को struct टाइम में रिटर्न करता है। MK टाइम दिए हुए टाइम डैश टपल या struct टाइम को फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू को सेकंड में रिटर्न करता है। स्लीप इस फंक्शन का इस्तेमाल कॉलिंग थ्रेड को सस्पेंड करने के लिए किया जाता है। STR टाइम टाइम टपल या GM टाइम या लोकल टाइम से रिटर्न होने वाले struct टाइम दिए हुए फॉर्मेट से टाइम को रिटर्न किया जाता है। STRP टाइम दिए हुए फॉर्मेट के अनुसार स्ट्रिंग को पार्स करके struct टाइम में रिटर्न किया जाता है। टाइम इपोक GM टाइम जनवरी 1 1970 00 से लेकर बीते हुए टाइम को सेकंड फ्लोटिंग पॉइंट में रिटर्न करता है। मैथमेटिक्स पाइथन में नंबर पर मैथमेटिकल ऑपरेशन करने के लिए मैथ फंक्शन का इस्तेमाल किया जाता है। पाइथन में प्रोग्राम में अगर मैथ फंक्शन का इस्तेमाल करना है तो मैथ मॉड्यूल का इस्तेमाल किया जाता है। मैथ कांस्टेंट इन पाइथन। मैथ कांस्टेंट ई डिस्क्रिप्शन मैथ की कैपिटल E प्रॉपर्टी यूलर का नंबर रिटर्न करता है। INF इन्फिनिटी को रिटर्न करता है। नैन नॉट ए नंबर नैन का वर्णन करता है। पाई की वैल्यू को रिटर्न करता है। ताऊ T की वैल्यू को रिटर्न करता है। मैथ फंक्शन इन पाइथन
मैथ फंक्शन ए कॉस डिस्क्रिप्शन दिए हुए नंबर का आर्क कोसाइन रेडियंस में रिटर्न करता है। ए कॉस एच दिए हुए नंबर का इन्वर्स हाइपरबोलिक कोसाइन को रिटर्न करता है। ए साइन दिए हुए नंबर का आर्क साइन रेडियंस में रिटर्न करता है। असाइन एच दिए हुए नंबर का इन्वर्स हाइपरबोलिक साइन को रिटर्न करता है। ए टैन दिए हुए नंबर का आर्क टेंजेंट रेडियंस में रिटर्न करता है। ए टैन टू ए टैन वाई ऑब्लिक एक्स को रेडियंस में रिटर्न करता है। ए टैन एच दिए हुए नंबर पर इन्वर्स हाइपरबोलिक टेंजेंट को रिटर्न करता है। सील दिए हुए नंबर्स की सीलिंग वैल्यू को रिटर्न करता है। कॉपी साइन दिए हुए एक्स की वैल्यू पर वाई के साइन को कॉपी करके एक्स को रिटर्न करता है। कॉस दिए हुए नंबर का कोसाइन रेडियन में रिटर्न करता है। कॉस दिए हुए नंबर का कोसाइन रेडियन में रिटर्न करता है। कॉस एच दिए हुए नंबर का हाइपरबोलिक कोसाइन रिटर्न करता है। डिग्री दिए हुए नंबर के एंगल को रेडियन में डिग्री में रिटर्न करता है। ई एक्स पी दिए हुए नंबर का एक्सपोनेंट रिटर्न करता है। ई एक्स पी एम वन दिए हुए नंबर का एक्सपोनेंट से -1 करके रिटर्न करता है। एफ ए बी एस दिए हुए नंबर्स की एब्सोल्यूट वैल्यू को रिटर्न करता है। फैक्टोरियल दिए हुए नंबर का फैक्टोरियल को रिटर्न करता है। फ्लोर दिए हुए नंबर की फ्लोर वैल्यू को रिटर्न करता है। एफ मोड दिए हुए एक्स को वाई से डिवाइड करके उनका रिमाइंडर रिटर्न करता है। एफ आर ई एक्स पी दिए हुए नंबर में से मेन हिस्सा और एक्सपोनेंट को में एम ई टपल के रूप में रिटर्न करता है। एफ सम दिए हुए सीक्वेंस या कलेक्शन के आइटम का सम रिटर्न करता है। जी सी डी दिए हुए एक्स और वाई का जी सी डी ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइज़र रिटर्न करता है। हाइपोड दिए हुए एक्स साइड और वाई साइड की मदद से हाइपोथेसिस करंट फ्लोटिंग पॉइंट नंबर में रिटर्न करता है। इस क्लोज दिए हुए एक्स और वाई ये क्लोज हैं या नहीं बुलियन वैल्यू में रिटर्न करता है। इस फिनाइटी दिए हुए नंबर मर्यादित हैं या नहीं बुलियन वैल्यू में रिटर्न करता है। इस एन एफ दिए हुए नंबर अमर्यादित हैं या नहीं बुलियन वैल्यू में रिटर्न करता है। आई डी ई एक्स पी एक्स स्ट्रिक 2 डबल स्ट्रिक आई फ्लोटिंग पॉइंट नंबर में रिटर्न करता है। लॉग दिए हुए नंबर का नेचुरल लॉगरिथम रिटर्न करता है। लॉग 10 दिए हुए नंबर का बेस 10 लॉगरिथम रिटर्न करता है। लॉग 1 पी दिए हुए नंबर पर +1 के करके उसका नेचुरल लॉगरिथम रिटर्न करता है। लॉग 2 दिए हुए नंबर का बेस 2 लॉगरिथम रिटर्न करता है। मॉड एफ दिए हुए फ्लोटिंग पॉइंट या इंटीजर नंबर का फैक्टोरियल पार्ट और इंटीजर पार्ट को टपल में रिटर्न करता है। पावर एक्स डबल स्टार वाई रिटर्न करता है। रेडियंस दिए हुए नंबर के एंगल के डिग्री में रेडियन में रिटर्न करता है। साइन दिए हुए नंबर का साइन एंड रेडियन में रिटर्न करता है। साइन एच दिए हुए नंबर का हाइपरबोलिक साइन रिटर्न करता है। स्क्वायर टी दिए हुए नंबर का स्क्वायर रूट रिटर्न करता है। टैन दिए हुए नंबर का टेंजेंट रेडियन में रिटर्न करता है। टैन एच दिए हुए नंबर का हाइपरबोलिक टेंजेंट रिटर्न करता है। टर्न सी दिए हुए नंबर का अगर फंक्शन पार्ट होता है तो उसे रिमूव करके इंटीजर वैल्यू रिटर्न करता है। रैंडम मॉड्यूल पाइथन द्वारा रैंडम नंबर्स जनरेट करने के लिए रैंडम मॉड्यूल का इस्तेमाल किया जाता है। रैंडम नंबर को जनरेट करने के लिए कुछ फंक्शन होते हैं, वो नीचे दिए गए हैं। इंपॉर्टेंट फंक्शन रैंडम फंक्शन डिस्क्रिप्शन। चॉइस दिए हुए सीक्वेंस लिस्ट का मल्टीपल में रैंडम नंबर रिटर्न करता है। रैंड INT दिए हुए बिगिनिंग इंक्लूसिव और एंड इंक्लूसिव के बीच का रैंडम नंबर रिटर्न करता है। रैंडम 0 और 1 के बीच का रैंडम नंबर फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू में रिटर्न करता है। रैंड रेंज दिए हुए रेंज बिगिनिंग टू एंड के बीच का रैंडम नंबर रिटर्न करता है। सैंपल दिए हुए सीक्वेंस और लेंथ से रैंडम आइटम को लिस्ट में रिटर्न करता है। सीड इसका इस्तेमाल रैंडम नंबर जनरेटर को इनिशियलाइज करने के लिए किया जाता है। सफल इसका इस्तेमाल सीक्वेंस लिस्ट का मल्टीपल के आइटम की पोजीशन को रैंडमली चेंज करने के लिए किया जाता है। यूनिफॉर्म दिए हुए दो रैंडम के बीच से फ्लोटिंग पॉइंट रैंडम वैल्यू रिटर्न करता है। मॉड्यूल पाइथन में कुछ इनबिल्ट मॉड्यूल होते हैं जैसे कि मैथ रैंडम। हर मॉड्यूल की अलग अलग पहचान होती है। मैथ मॉड्यूल में मैथमेटिक्स से रिलेटेड कुछ फंक्शन होते हैं जैसे कि साइन कॉस और स्क्वायर रूट इत्यादि। पाइथन मॉड्यूल ये एक तरह का प्रोग्राम ही होता है। मॉड्यूल में फंक्शन और क्लासेस होते हैं। पाइथन 2 प्रकार के मॉड्यूल होते हैं, पहला इनबिल्ट मॉड्यूल, दूसरा यूजर डिफाइंड मॉड्यूल। इनबिल्ट मॉड्यूल पाइथन में 350+ मॉड्यूल होते हैं। ये मॉड्यूल अलग अलग काम के लिए बने होते हैं। पाइथन के सभी इनबिल्ट मॉड्यूल देखने के लिए हेल्प मॉड्यूल्स लिख करके एंटर करें तो आपको पता चलेगा। यूजर डिफाइंड फंक्शन
क्रिएट मॉड्यूल इन पाइथन, नीचे एक प्रोग्राम दिया गया है, उसके फाइल का नाम arithmetic.cpy है। जो नाम है फाइल का होता है वही नाम मॉड्यूल का होता है। अरिथमेटिक मॉड्यूल में ऐड, सब, मल और डिवाइड नाम के फंक्शन दिए गए हैं। सोर्स कोड आपका ये है, इस फाइल में प्रोग्राम लिखा गया, रन कराएंगे तो आपको आउटपुट मिलेगा। इंपोर्ट मॉड्यूल पाइथन, पाइथन में करंट प्रोग्राम पर मॉड्यूल को इंपोर्ट करना हो तो इंपोर्ट कीवर्ड का करना पड़ता है। जिस मॉड्यूल को इंपोर्ट किया जाता है उसके सारे फंक्शन और क्लास करंट प्रोग्राम पर इस्तेमाल किए जा सकते हैं। सिंटेक्स फॉर इंपोर्ट स्टेटमेंट, इंपोर्ट मॉड्यूल अंडरस्कोर नेम 1, मॉड्यूल अंडरस्कोर नेम 2, मॉड्यूल अंडरस्कोर नेम n। एग्जाम्पल पर अरिथमेटिक्स, ये यूज़र डिफाइन मॉड्यूल को इंपोर्ट किया गया है और उसके सभी फंक्शन ऐड, सब, मल, डिवाइड का इस्तेमाल किया गया है। अगर किसी भी मॉड्यूल के फंक्शन या क्लास को करंट प्रोग्राम पर एक्सेस करना हो तो मॉड्यूल अंडरस्कोर नेम के बाद डॉट ऑपरेटर और उसके बाद फंक्शन का या क्लास का नाम देना पड़ता है, जैसे सोर्स कोड दिया हुआ है। अगर आप इस तरह से लिखेंगे तो इसको रन कराएंगे तो आपका आंसर ये आएगा। इंपोर्ट एज ए स्टेटमेंट फॉर चेंजिंग मॉड्यूल नेम। सिंटेक्स इंपोर्ट मॉड्यूल अंडरस्कोर नेम एज एलियास अंडरस्कोर नेम। मॉड्यूल के नाम को चेंज करना हो तो इंपोर्ट अंडरस्कोर एज स्टेटमेंट का इस्तेमाल किया जाता है। एग्जाम्पल पर अरिथमेटिक मॉड्यूल का नाम चेंज करके माई मॉड्यूल रख दिया गया है। सोर्स कोड आपका ये दिया हुआ है। अगर आप ऐसे लिखेंगे तो आपका आउटपुट एग्जीक्यूट करने पे ये आएगा। फ्रॉम अंडरस्कोर इंपोर्ट स्टेटमेंट, सिंटेक्स दिया फ्रॉम मॉड्यूल अंडरस्कोर नेम स्पेस इंपोर्ट स्पेस नेम 1 कामा नेम 2 कामा नेम एटसेट्रा। अगर करंट प्रोग्राम पर बिना मॉड्यूल नेम से फंक्शन को या क्लास को एक्सेस करना हो तो फ्रॉम अंडरस्कोर इंपोर्ट स्टेटमेंट का इस्तेमाल किया जाता है। एग्जाम्पल पर अरिथमेटिक मॉड्यूल के एक ही फंक्शन का इस्तेमाल किया गया है। फॉर एग्जाम्पल इस तरह से ऐसा आप लिखेंगे तो आउटपुट आपका ये आएगा। ठीक है। फ्रॉम अंडरस्कोर इंपोर्ट स्टेटमेंट विथ एस्ट्रिक, अगर करंट प्रोग्राम पर बिना मॉड्यूल के सभी फंक्शन या क्लास को एक्सेस करना हो तो फ्रॉम अंडरस्कोर इंपोर्ट के साथ एस्ट्रिक सिंबल का इस्तेमाल किया जाता है। सिंटेक्स फ्रॉम मॉड्यूल अंडरस्कोर नेम इंपोर्ट एस्ट्रिक। फॉर एग्जाम्पल ये दिया हुआ, अगर आप ऐसे लिखेंगे तो आपका आउटपुट ये आएगा। डिलीटिंग इंपोर्ट मॉड्यूल, मॉड्यूल को करंट प्रोग्राम से रिमूव करना हो तो डेल ऑपरेटर का इस्तेमाल किया जाता है। सिंटेक्स है डेल मॉड्यूल अंडरस्कोर नेम। एग्जाम्पल पर अरिथमेटिक मॉड्यूल को रिमूव किया गया है। सोर्स कोड आपका ये दिया हुआ, इसको एग्जीक्यूट करेंगे तो आपका आंसर ये आएगा, ये आउटपुट आएगा। dir फंक्शन, dir फंक्शन ये मॉड्यूल में कौन कौन से नेम्स डिफाइन किए गए हैं वो सभी इनबिल्ट नेम्स असेंडिंग ऑर्डर में लिस्ट के रूप में रिटर्न करता है। एग्जाम्पल पर ऐड, div, मल और सब, ये फंक्शन भी अलग से असेंडिंग ऑर्डर में रिटर्न किए गए हैं। सोर्स कोड आपका ये दिया हुआ है। अगर आप ऐसे लिखेंगे तो आपका आउटपुट इस तरह से आएगा। एक्सेसिंग मॉड्यूल्स नेम एट्रीब्यूट्स, जैसे मॉड्यूल की मदद से फंक्शन को एक्सेस किया जाता है वैसा ही मॉड्यूल के नेम को एक्सेस किया जाता है। नेम्स को एक्सेस करने के लिए मॉड्यूल अंडरस्कोर नेम डॉट नेम्स एट्रीब्यूट इस तरह से एक्सेस किया जाता है। फॉर एग्जांपल ये दिया हुआ है, ऐसे आप लिखेंगे तो आपका इस तरह से आउटपुट आएगा। रीलोड फंक्शन, पाइथन में इंटरप्रेटर द्वारा जब मॉड्यूल के फंक्शन या क्लास को एग्जीक्यूट किया जाता है तब उसे वैल्यू को जब तक सेशन शुरू है तब तक चेंज नहीं किया जा सकता। जैसा कि नीचे देख रहे हैं, माई मॉड्यूल डॉट पी वाई डिफाइन फंक्शन ओपन सेल तो ये आएगा। आफ्टर चेंजिंग वैल्यू ऑफ मॉड्यूल्स फंक्शन, पाइथन में सेशन के दौरान सिर्फ एक बार ही मॉड्यूल को इंपोर्ट किया जा सकता है। एग्जाम्पल में फंक्शन की वैल्यू को चेंज किया गया है लेकिन सेल में जो पहला आउटपुट था वही आउटपुट डिस्प्ले किया गया है, जैसा कि नीचे देख रहे हैं। ये फाइल है, इसमें प्रोग्राम लिखा गया, रन कराएगा तो यहाँ पे आपका आंसर आया। लोडिंग ए मॉड्यूल यूजिंग रीलोड फंक्शन, रीलोड का इस्तेमाल मॉड्यूल को रिफ्रेश या रीलोड करने के लिए किया जाता है। ये फंक्शन मॉड्यूल के सेशन को रिस्टार्ट कर देता है। एग्जाम्पल पर रीलोड फंक्शन से माई मॉड्यूल, इस मॉड्यूल को रीलोड किया गया है, जैसा कि यहाँ पे एक फ़ाइल बनाई गई है और उसमें ये फंक्शन लिखा गया है। फिर ओपन सेल में इसको ओपन किया गया है तो इस तरह से
आपका आउटपुट आया है। एक्सेप्शन, पाइथन में जब एरर अकर्ड होता है तब वहाँ पर कोई ना कोई एक्सेप्शन रेज होता है। एक्सेप्शन ये एरर का एक ही प्रकार है। पाइथन में कुछ बिल्ट इन एक्सेप्शन होते हैं। एक एक्सेप्शन के जरिए पाइथन के एरर को हैंडल किया जाता है। नॉर्मल एग्जाम्पल फॉर एक्सेप्शन, एग्जाम्पल पर ए ये वेरिएबल डिफाइंड नहीं किया गया है, इसलिए नेम एरर ये एक्सेप्शन रेज हुआ। जैसे प्रिंट ए है, अब इसको हम रन कराएंगे तो आपका इस तरह लिख करके आएगा एरर, ये डिफाइंड नहीं है। नीचे कुछ महत्वपूर्ण एक्सेप्शन दिए गए हैं, जैसे इंपोर्ट एक्सेप्शन इन पाइथन, एक्सेप्शन डिस्क्रिप्शन। अरिथमेटिक एरर, मैथ या न्यूमेरिक कैलकुलेशंस के संबंधित एरर का ये बेस क्लास होता है। एसर्शन एरर, एसर्ट स्टेटमेंट जब नाकाम होता है तब ये एक्सेप्शन रेज होता है। एट्रीब्यूट एरर, अगर एट्रीब्यूट रेफरेंस या असाइनमेंट फेल होता है तो ये एक्सेप्शन रेज होता है। ईओएफ एरर, जब इनपुट ये बिल्ट इन फंक्शन बिना डाटा रीड किए जब एंड ऑफ फाइल ईओएफ इस कंडीशन पर पहुंचता है तब एक्सेप्शन रेज होता है। एनवायरनमेंट एरर, जब पाइथन एनवायरनमेंट के बाहर से कुछ पाया जाता है तो ये उन पर सभी एक्सेप्शन पर बेस क्लास होता है। एक्सेप्शन, सभी एक्सेप्शन का ये बेस क्लास होता है। फ्लोटिंग पॉइंट एरर, फ्लोटिंग पॉइंट कैलकुलेशन जब नाकाम होता है ये एक्सेप्शन रेज हो जाता है। जनरेटर एग्जिट, जब जनरेटर का क्लोज मेथड कॉल किया जाता है एक्सेप्शन रेज होता है। आईओ एरर, जब इनपुट और आउटपुट ऑपरेशन नाकाम होता है तब एक्सेप्शन रेज होता है। IMPort एरर, इंपोर्ट एरर, जब इंपोर्ट किया हुआ मॉड्यूल नहीं मिलता तब ये एक्सेप्शन रेज होता है। इंडेंटेशन एरर, जब इंडेंटेशन गलत होता है तो अब ये एक्सेप्शन रेज होता है। ये सिंटेक्स एरर का सब क्लास होता है। इंडेक्स एरर, जब इंडेक्स आउट ऑफ रेंज दिया जाता है तब ये एक्सेप्शन रेज होता है। की एरर, डिक्शनरी में जब की फाउंड नहीं होती है तब ये एक्सेप्शन रेज होता है। कीबोर्ड इंटरप्ट, जब प्रोग्राम एग्जीक्यूशन के वक्त कुछ बाधा आती है तब एक्सेप्शन रेज होता है, खास करके जब एग्जीक्यूशन के वक्त कंट्रोल C को दबाया जाता है। लुकअप एरर, ये सभी लुकअप एरर का बेस क्लास होता है। मेमोरी एरर, जब ऑपरेशन आउट ऑफ मेमोरी हो जाता है तब एक्सेप्शन रेज होता है। नेम एरर, जब लोकल या ग्लोबल स्कोप पर वेरिएबल फाउंड नहीं होता है तब ये एक्सेप्शन रेज होता है। नॉन इम्प्लीमेंटेड एरर, ये एक्सेप्शन एब्स्ट्रैक्ट मेथड द्वारा रेज होता है। ओएस एरर, ये ऑपरेटिंग सिस्टम से संबंधित एक्सेप्शन होता है। ओवरफ्लो एरर, जब न्यूमेरिक कैलकुलेशन हद से ज़्यादा बड़े होते हैं तब ये एक्सेप्शन रेज होता है। रन टाइम एरर, जब एरर किसी भी कैटेगरी में नहीं होता है तो एक्सेप्शन रेज होता है। स्टैंडर्ड एरर, स्टॉप इटरेशन और सिंटेक्स सिस्टम एग्जिट के समय सिवाय ये सभी एक्सेप्शन का बेस क्लास होता है। स्टॉप इटरेशन, जब नेक्स्ट फंक्शन के इटरेटर किसी भी ऑब्जेक्ट का वर्णन नहीं करता है तब ये एक्सेप्शन रेज होता है। सिंटेक्स एरर, जब पाइथन के सिंटेक्स में एरर होता है तब ये एक्सेप्शन रेज होता है। सिस्टम एरर, जब इंटरप्रेटर द्वारा इंटरनल प्रॉब्लम फाउंड होता है तब एक्सेप्शन रेज होता है। सिस्टम एग्जिट, जब sys.exit द्वारा इंटरप्रेटर को बंद किया जाता है तब ये एक्सेप्शन रेज होता है। टैब एरर, जब इंडेंटेशन पर अतिरिक्त टैब और स्पेस दिए जाते हैं तब ये एक्सेप्शन रेज होता है। टाइप एरर, जब ज़रूरत के हिसाब से इनवैलिड डाटा टाइप की वैल्यू दी जाती है तब ये एक्सेप्शन रेज होता है। अनबाउंड लोकल एरर, अगर फंक्शन को लोकल वेरिएबल या मेथड को एक्सेस किया जाता है और उनकी वैल्यू वहाँ पर असाइन नहीं होती है तो एक्सेप्शन रेज होता है। यूनिकोड इनकोडर एरर, इनकोडिंग के वक्त जब यूनिकोड से संबंधित एरर आता है तब ये एक्सेप्शन रेज होता है। यूनिकोड एरर, यूनिकोड से संबंधित जब इनकोड या डिकोड एरर आता है तब ये एक्सेप्शन रेज होता है। यूनिकोड ट्रांसलेट एरर, ट्रांसलेट के वक्त जब यूनिकोड से संबंधित एरर आता है तब ये एक्सेप्शन रेज होता है। वैल्यू एरर, जब इनबिल्ट फंक्शन पर वैलिड डाटा टाइप देना जरूरी होता है लेकिन वहाँ पर वैलिड डाटा टाइप की वैल्यू नहीं दी जाती तो ये एक्सेप्शन रेज होता है। जीरो डिवीज़न एरर, जब डिवीज़न का दूसरा ऑपरेंड ज़ीरो होता है तब एक्सेप्शन रेज होता है।
इस वीडियो में बस इतना ही। अब आगे वीडियो कंटिन्यू हम करेंगे। नेक्स्ट वीडियो जो होगी इसकी वो 6 नंबर होगी। तो यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं, यदि आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ से सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि हमारी नई वीडियो नोटिफिकेशन आपको मिले सबसे पहले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।